नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोदी सरकार के 3 अहम फैसले, जो पहला फैसला जो पहली कैबिनेट मीटिंग में लिया उस पर चर्चा करेंगे, जो अभी कल पीएमओ ने जो अपनी विज्ञप्ति जारी करके अपने फैसले से अवगत कराया उस पर बात करेंगे, और एक और फैसला जो सरकार का फैसला है और जो इस समय सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है वो राहुल गांधी को ईडी में बुला के पूछताछ करने का। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। जब मोदी सरकार 2014 में आई तो उस सरकार की पहला कैबिनेट डिसीजन था अपॉइंटमेंट ऑफ 2 मेंबर एसआईटी ऑन ब्लैक मनी। काले धन पे 2 लोगों की एक एसआईटी गठित की गई। कि काला धन कैसे आएगा, इसको क्या क्या करें। उसको जस्टिस एमबी शाह उसके चेयरमैन बने और जस्टिस अरजित पसायत उसके डिप्टी चेयरमैन बने। उसके बाद सरकार को इस कमेटी ने ढेरों राय दी, ब्लैक मनी ऐसे और क्या, और ब्लैक मनी को निकालिए और क्या करिए। ये है आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है और उसकी हेडलाइन है, और ये सुन के आपको ताज्जुब होगा। ये केवल हमारे देश में पॉसिबल है। जस्टिस पसायत जी ने जो इस एसआईटी काले धन कैसे वो किया जाए, हैंडल किया जाए, उसके लिए अपॉइंट किए थे और उसके 7-8 साल मेंबर रहे और सरकार को खूब राय देते रहे। उन्होंने विवाद से विश्वास एक्ट एक था, बीएसवी स्कीम 2020, गवर्नमेंट की एमनेस्टी स्कीम थी कि अगर आपने कोई काला धन चुराया हो, आपका काला धन कहीं हो, तो उससे एमनेस्टी, आपको उससे अपना काला धन डिक्लेयर कर दीजिए तो आपको होगा। इन भाई साहब ने जो काले धन को पकड़ने के लिए एसआईटी थी, इन भाई साहब ने खुद, जस्टिस साहब ने इस बीएसवी स्कीम का फायदा लेके 1,06,00,000 रुपए के अपने इनकम टैक्स के विवाद को 47,90,000 रुपया देके एमनेस्टी ले ली। मतलब आपको सुन के अजीब सा नहीं लग रहा है? नकल कैसे रोकी जाए, उसके जो मान लीजिए उसकी जो कमेटी बने, उस कमेटी के जो सदस्य जी नंबर 2 मतलब 2 वो नकल करते हुए पकड़ लिए जाएं। वाह रे इंडिया। चलिए, ये हमारे नया इंडिया है मोदी जी के उसमें, क्योंकि ऐसी मिसाल मिलना मेरे हिसाब से हिंदुस्तान नहीं, कहीं भी दुनिया में, अब कहीं और कोई और देशों, लेकिन ऐसा तो किसी डेमोक्रेसी में मिलना बिल्कुल मुश्किल ही है। दूसरा, आज जो ये तो पहला फैसला था 2014 का, उसकी हालात बताई। और जो आप कल फैसला लिया गवर्नमेंट बिग एम्प्लॉयमेंट पुश। अब पीएमओ से आया कि 10 लाख गवर्नमेंट जॉब इन मिशन मोड अगले 18 महीने में 2023 तक, मतलब 2024 का इलेक्शन है तो ये सब चीजें शुरू हो गई हैं। पीएमओ की विज्ञप्ति है। यह भी कहा गया कि यूथ की बेरोजगारी, इस समय जो नौजवानों की बेरोजगारी दर है वो 20% से ज्यादा है, बहुत अलार्मिंग है। उसको कैसे टैकल कर रहे हैं हमारे मोदी जी, ये सरकार? 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। एक फिगर और साथ में दे दीजिए, 2014 से 2022 के बीच में कितनी सरकारी नौकरी कम हुई है, ये फिगर भी तो होनी चाहिए ना। दूसरा, ये जो आप 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये रिक्त पदों की है, ये कोई नई नौकरी नहीं सृजन हो रही है। मतलब जब आम बोलचाल की भाषा में होता है कि भाई नौकरी मिल रही है, तो ये माना जाता है कि ऑलरेडी एक नौकरी है, नई नौकरी कुछ, हमने 4 को निकाला, 2 को रख लिया और इसको हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये जो 10 लाख नौकरी हैं, ये रिक्त पद हैं, उनको करने की कोई नया नौकरी का कोई एफर्ट नहीं हुआ है कि बड़ी इंडस्ट्री आ गई या वो आ गई और उसकी वजह से इनफैक्ट ये रिक्त पद हैं। क्योंकि और इसी में एक वो आ गया है और उसको फिर से उन्होंने कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, अग्निपथ 4 साल की जो सरकार एक डिफेंस में सैनिकों को भर्ती की बात कर रही है टेम्पररी बेसिस पे, वो मेरे ख्याल में अग्निपथ ही नहीं है, वो अग्नि से खेलने का काम कर रही है। खैर, अब आ जाते हैं जो तीसरा जो निर्णय सरकार ने लिया, और वो बड़ा निर्णय था, क्योंकि पिछले दिनों से आप सुन रहे हैं कि जो ईडी है वो राहुल गांधी को बुलाती है और फिर उनसे लगातार 10-10 से 11-11 घंटे पूछताछ हो रही है, और वो पूछताछ चली रही है। इसका बैकग्राउंड ये है कि इसका बैकग्राउंड यह है मूल रूप से कि नेशनल हेराल्ड प्रेस था, जो आज़ादी के समय का प्रेस था, वो प्रेस ठीक से, उसके कौमी आवाज़ और नवजीवन, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये उसके पेपर थे। प्रिंट मीडिया चलाना बहुत मुश्किल चीज़ है, मैं खुद चलाया हुआ हूँ, जानता हूँ। उनके कुछ लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो गई और पेपर बंदी की कगार पे था। तो वो करीब जो एम्प्लॉयज़ के पेमेंट थे, मतलब जो पत्रकार लोग थे उनके पेमेंट, वो करीब अब जैसा कांग्रेस कह रही है अपने उसमें
67 करोड़, बाकी लाइबिलिटी पानी, बिजली, बकाया टैक्स इत्यादि इत्यादि करके कुछ 90 करोड़ की लाइबिलिटी थी, जिसको देने के लिए शायद वो एसोसिएट जनरल जो थी वो उसको चलाती थी, नेशनल हेराल्ड की ओनर थी। डायरेक्ट पैसा कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती थी, तो कांग्रेस पार्टी ने एक कंपनी लॉ के तहत एक उसका एक सेक्शन है, उसके तहत एक यंग इंडिया करके एक वो खोला और उसके माध्यम से पैसा गया। ये 90 करोड़ रुपया जो भी गया, उस 90 करोड़ रुपए को लोन गया, बाद में वो लोन, चूंकि भाई कंपनी तो दे नहीं सकती, तो वो लोन इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। एक मामला ये है। दूसरा जो आज की तारीख में कोई कह रहा है 2000 करोड़ का घपला, कोई कह रहा है 5000 करोड़ का घपला, वो एसेट्स ऑफ एसोसिएट जनरल हैं जिसकी वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, कोई पैसे का ट्रांजैक्शन इधर उधर नहीं हुआ है। अब इस एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो 90 करोड़ गए, इसमें कोई सरकारी पैसा नहीं है, इसमें किसी बैंक का पैसा नहीं, ये भी नहीं है ना कि यहाँ लोन लेके भाग गए, या कोई बैंक का पैसा नहीं है, कोई सरकारी पैसा नहीं है। कंपनी एक्ट के प्रावधान के अनुसार एक यंग इंडिया बनी, जो उस कंपनी एक्ट के प्रावधान के अनुसार न प्रॉफिट ले सकती है, न उसके जो काम करने वाले कोई अपनी सैलरी फैलरी ले सकते हैं। इस तरह का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टर बन गए और आप ओनर बन गए और आप उसमें से पैसा निकालें, ये नहीं है, संभव नहीं है। अब इन सब के बीच में ये केस 2015 में बंद हो गया था, बंद कर दिया गया था, मोदी सरकार के ही समय बंद हुआ था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। ये फिर खोला गया है, और खोला गया है, ये बार बार ये टाइमिंग को लेके बात हो रही है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में ईडी क्या विश्वसनीय रह गया है? ईडी की विश्वसनीयता है, क्योंकि जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और जो टीवी चैनल पे आ रहा है, उनका कहना यह है कि ईडी का जो प्रोसिक्यूशन रेट है, लोगों को सजा, वो 0.4% है, 0.4%। 99.6% केसेस छूट जाते हैं, क्योंकि वो केवल बदले की भावना से या किसी को मतलब डराने के लिए किए जाते हैं। एक चीज़ और, 2014 के बाद जब से सरकार आई है, जब भी चुनाव आते हैं तो ईडी इस तरह के कुछ ना कुछ एक्टिव हो जाती है उस जगह जहां पे चुनाव है। वीरभद्र सिंह की लड़की की शादी थी, याद है आपको? तब ईडी का वो अशोक गहलोत के भाई को उठाया, याद है? स्टालिन को तमिलनाडु में, डीवी वो जो शिव कुमार जी हैं कर्नाटका में, याद है कांग्रेस के? शरद पवार जी को अभी जब इलेक्शन महाराष्ट्र का जब ये सब चल रहा था, अरे जो गठबंधन की सरकार चल रही थी तो उसमें उन्होंने कहा मैं खुद आ जाता हूँ, याद है? ममता बनर्जी को, अभिषेक, मतलब ये जब भी कहीं इलेक्शन होता है ये एक्टिव हो जाते हैं। और एक वो रॉबर्ट वाड्रा वाला तो मैं कहना भूल ही गया, उत्तर प्रदेश का, याद है ना? 2019 का इलेक्शन आया, रॉबर्ट वाड्रा को रोज पेशी होने लगी। जैसा वो कहते हैं अपने ट्वीट में, 11 बार की 12 बार की 15 बार उनको ईडी ने बुला के उनसे बातचीत की है। मामला क्या निकला अभी तक? कुछ नहीं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ईडी का यूज इस समय सरकार केवल बदला लेने के लिए कर रही है, क्योंकि एक ऐसा भी कहा जा रहा है, जब वो गोधरा कांड हुआ था और जो हत्याएं हुई थी, हरेन पांड्या वाला आपको याद है ना, जो हत्या हुई थी, जो आज तक नहीं सुलझा, हु किल्ड हरेन पांड्या, हु किल्ड सोहराबुद्दीन, ये पता नहीं है इस देश में। अब ये सब गुजरात में हुआ। उस समय वहाँ की जो एसआईटी बनी थी, उसने हमारे जो 2 प्रमुख लोग हैं इस समय देश के कर्ता धर्ता, उनको बुला के उनसे पूछताछ की थी। अब वो जब पूछताछ की थी तो आज वो बदला निकाला जा रहा है कि अच्छा तुमने की थी तो हम भी करेंगे। अच्छा, हर जगह एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, और खास करके संबित पात्रा, स्मृति ईरानी, कि वो बेल पे छूटे हैं, जमानत पे छूटे हैं, जमानत पे छूटे हैं। अरे भाई, जमानत पे छूटे हैं तो किस बात की? आज बहुत से लोग जमानत पे हैं, और जमानत ये भी जान लीजिए कि जमानत किस केस में लिए हुए हैं। जमानत कोई हत्या की वो इस तरह के केसेस में नहीं है, किसी महिला के साथ छेड़, इस तरह के केसेस में जमानत नहीं है। वो हो सकता है कि कहीं प्रोसीजरल वो हुआ हो, और उसकी तुरंत जांच होना चाहिए, और अगर उस प्रोसीजरल लैप्स की सजा इस देश में फांसी है तो बिल्कुल फांसी देनी चाहिए। कोई ये कहीं नहीं कि फांसी मत दो, लेकिन जांच पूरी करिए, जिसको कहते हैं उसको एक समयबद्ध उसमें करिए, लेकिन तंग करने का काम खत्म करिए। अब ये जो बात है, ये जो रोज राहुल गांधी को बुला के किया जा रहा है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? अब इसका कांग्रेस ना, भाई कांग्रेसी तो एकदम से डट गए हैं। मेन मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने जिस तरह की इच्छा शक्ति कह लीजिए या लड़ने की शक्ति इन 2-3 दिनों में दिखाई है, वो अगर कांग्रेस उसको सस्टेन कर पाए, मैं फिर बहुत बड़ा इफ है, अगर उसको सस्टेन कर पाए तो कांग्रेस फिर अपने जो खोई हुई ताकत है उसको वापस मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक जो ये बार बार एक नैरेटिव चलता है ना कि बीजेपी इज इनविंसिबल, ये नैरेटिव को चलाया जाता है। उसी 2014 के बाद
मध्य प्रदेश हारे, उसी 2014 के बाद छत्तीसगढ़ हारे, उसी 2014 के बाद राजस्थान हारे, उसी 2014 के बाद जब आपकी सरकार थी, दबदबा था, सब कुछ था, अपना गवर्नर था, तो गठबंधन की सरकार बन गई महाराष्ट्र में। आपने कुछ भी कर लिया, एक बिल्कुल छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं था, उसने दिल्ली में आपको पटकनी दी, बिल्कुल साफ कर दिया आपको। दूसरी बार रिपीट आए 5 साल बाद, फिर किया 2015, 2014, 2015, 2020, क्या कर लिया। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि इनविंसिबल नहीं है, जोड़ तोड़, डराना धमकाना, ये एक लिमिट, एक हद तक काम कर सकता है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है। तो एक ही चीज़ लोग क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं कि भाई इस समय चूंकि ये पार्टी एकदम से तैयार जो हुई है, वो राहुल गांधी को बचाने के लिए हुई है कि जो और मुद्दे हैं। देखिए, ये थोड़ा एक इशू ऐसा है कि चूंकि राहुल गांधी की, मुझे लगता है कि एक तो ये कहना कि राहुल गांधी को ईडी से बचाने के लिए किया जा रहा है, गलत होगा। अगर राहुल गांधी को ईडी से बचना होता तो वो भी बहुत से लोग जिस तरह का निकालते हैं कि हम ऐसे नहीं आए वैसे नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया, ये पिछले 8 साल में ईडी ने जब भी कहीं आज तक रेड किया, वो केवल विपक्ष के यहाँ की है। भाजपा में सब इतने दूध के धुले हैं, इतनी सफ़ेद पोशाक हंस की तरह पहने हुए हैं कि उसमें एक दाग नहीं है। आज तक किसी बीजेपी के मंत्री नेता को आज तक ईडी के यहाँ पूछताछ के लिए नहीं हुआ है, कोई केस नहीं हुआ है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो मैं जिस बात पे फिर से कह रहा था कि राहुल गांधी को जो ये बार बार बुलाया जा रहा है, और उसमें ये माना जा रहा है कुछ लोगों का, अगर आपको याद हो, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था और वहीं से इंदिरा गांधी ने नैरेटिव अपना बनाया, वो बेलछी वाला जो कांड उन्होंने पकड़ा बिहार में, जहाँ हरिजनों की हत्या हुई थी। तो अगर मतलब अगर ये बड़ा, फिर मैं इस अगर को बहुत बड़ा अगर कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी अब सीरियस होते हैं, राहुल गांधी वो करते हैं, तो ये जो आज रैली अराउंड हो रहे हैं उनके अगेंस्ट, उनके अगल बगल कांग्रेसी लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, चिदम्बरम जैसा बड़ा नेता जो भाई इस एज के हैं, हिंदुस्तान के गृह मंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो लाठी खा के अगर उनकी रिब की हड्डी में मतलब फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो राहुल गांधी अगर इस अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं, तो इस जो लेटेंट गुडविल कह लीजिए, लेटेंट लड़ने की शक्ति जो हुई है, इसको जो बड़े देश के सामने आज के तारीख हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब को ट्रांसफर कर लेंगे तो बिल्कुल जन आंदोलन बन सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो फेस कर रहे हैं इसको ठीक से। इसमें कहीं कोई राहुल गांधी अभी तक एक बार भी नहीं दिखाए कहीं। अच्छा, राहुल गांधी जब निकले भी तो ट्वीट किस पे कर रहे हैं, दूसरी अपना रोना नहीं रो रहे हैं, बाकी लोग तो रोना रोते हैं अपना, कि मुझे ये किया, मुझे कोई रोना नहीं। बात कर रहे हैं श्रीलंका के, भाई वहाँ क्या हुआ, आप के मित्र जो 500 करोड़ का आपने प्रोजेक्ट कह के दिलवाया, उस सब पे ट्वीट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में जैसे मैं देख रहा हूँ, इस ईडी वाले उससे प्रकरण से जो राहुल गांधी को एक डराने की या एक मैसेज देने की या जो भी कर, वो बूमरैंग कर रही है। और मेरे हिसाब से जो मैं जितना पॉलिटिकल वो, इसमें चाहे वो 1 पैसे का फ़ायदा है या 100 पैसे का फायदा है, दी गेनर इज ओनली राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी। इसमें किसी भी तरह से न राहुल गांधी का नुकसान है, न हम वोट की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में अब सारी बातें चुनाव की दृष्टि से देखी जाती हैं। तो चुनाव की दृष्टि से, वोट की दृष्टि से, इसमें न कांग्रेस पार्टी का नुकसान है न राहुल गांधी का। हाँ, एक मोमेंटम मिला है, अगर उस मोमेंटम को राहुल गांधी कायम रख सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अब उनकी लीडरशिप भी बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड है, बिल्कुल क्लियर है कि अब वो ही कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं। क्योंकि ये भी क्लियर हो गया है कि अगर बीजेपी को इस देश में किसी व्यक्ति से डर लगता है तो वो केवल और केवल राहुल गांधी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।